हेलो एंड वेलकम बैक टू पीडी क्लासेस। बेटा फाइनल एग्जाम को सिर्फ 13 दिन बचे हैं। अभी ही समय है पढ़ाई करने का। आई नो इट्स और इंग्लिश एग्जाम ऑन 12th एज वेल। इंग्लिश का एग्जाम के लिए पढ़ो, उसके साथ साथ अगर टाइम बचता है तो ये भी तैयारी करो। और उसके बाद 12 के बाद इफ यू डोंट हैव इकोनॉमिक्स एग्जाम यू आर फ्री फॉर पॉलिटिकल साइंस, अदरवाइज इकोनॉमिक्स करो, साथ साथ ये करो बिकॉज यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के थ्रू पूरा चैप्टर समझा रहा हूँ। 15 के 15 चैप्टर्स शेड्यूल बनाया हुआ है। बेस्ड ऑन दैट एक डेली वीडियो आ रही है। 3 चैप्टर्स ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। बुक 1 के एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, कंटेम्परेरी सेंटर्स ऑफ पावर एंड साउथ एशिया। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आज हम स्टार्ट करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट। ठीक है, फ्री रिसोर्सेज चाहिए तो एज ऑलवेज व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, उसको ज्वाइन करो, सब कुछ तुम्हें वहां पे मिल जाएगा। उसके अलावा एक पेड टेस्ट सीरीज है। अभी 10th का सोशल साइंस का पेपर जो हुआ है बोर्ड्स का ही, इसी टेस्ट सीरीज में से सारे क्वेश्चन आए, इसके बाहर से नहीं आएगा। तो क्लास 12th तुम्हारे पास अभी दिन बचे हैं। इट्स अ गुड चांस इफ यू वांट टू परचेज दिस। ठीक है, मेरे नंबर पे कॉल कर लो, टेक्स्ट कर दो, व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करके मुझे वहां से टेक्स्ट कर दो एंड यू विल गेट दिस टेस्ट एक्सेस ऑफ द टेस्ट सीरीज, दैट्स इट। ठीक है, या फिर कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ इफ यू वांट टू परचेज दिस। फाइन, चलो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट द चैप्टर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। 10-11 क्वेश्चन में पूरा चैप्टर हम कवर करेंगे, जो जो भी इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा इसमें से। सबसे पहले टॉपिक्स देख लो फटाफट से। वाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, भाई क्यों चाहिए कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया में। अच्छा, एक कंटेक्स्ट पहले देख लो यार बिफोर स्टार्टिंग, क्या हो रहा है। फाइन, सी दिस। सबसे पहले हमने देखा एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। बाइपोलैरिटी खत्म तो पूरी दुनिया में एक मेजर कंट्री जो बचता है दैट इज यूएसए। यूएसए को काउंटर करने के लिए कोई अदर सेंटर ऑफ पावर है कि नहीं, क्योंकि यूएसएसआर तो डिसइंटीग्रेट हो गया। Any other center of power? We checked European Union, we checked ASEAN, we discussed about ASEAN, then we talked about China as well. ठीक है, even India as well, that whether India can be a counter to USA, है ना। apart from that certain other centers of power like BRICS, ठीक है, और Israel and even Russia, not USSR disintegrated, Russia, है ना। ये सारे चेक करके फिर हमने साउथ एशिया की तरफ रुख किया नेक्स्ट चैप्टर में। तो हमने चेक किया, स्टार्टेड विद पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद नेपाल एंड श्रीलंका, और फिर इंडिया के सबके साथ क्या रिलेशंस है, पॉजिटिव नेगेटिव्स। इनके अलावा भी जो बचते हैं दैट इज भूटान एंड मालदीव्स, है ना। और ये 7 कंट्रीज एक्चुअली साउथ एशिया में हैं। मगर अगर सार्क की बात करें जो इनकी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें ये 7 के अलावा एक और कंट्री ऐड हो जाता है दैट इज अफगानिस्तान। तो ये टोटल कंट्रीज कितने हो जाते हैं, 8 सार्क में। बट साउथ एशिया की अगर हम बात करें तो टोटल 7 कंट्रीज हैं, है ना। ये हमने अभी तक किया है। मगर हमें पता लगा कि दैट देयर इज नो कंट्री डायरेक्टली व्हिच कैन चैलेंज द डोमिनेंस ऑफ यूएसए, दैट्स व्हाई देयर अब एक बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की ही बात करनी पड़ेगी ना, क्योंकि एक सिंगल कंट्री या कोई रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपियन यूनियन, आसियान, इनके बस की बात नहीं है, पता लग गया। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले व्हाई एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज नीडेड एंड व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज यूनाइटेड नेशंस एंड हाउ इट इवॉल्व्ड, सेकंड टॉपिक। फिर कोल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड नेशंस को क्या बदलाव करने की जरूरत थी और वो बदलाव हुए हैं कि नहीं, पता लगा 2 चेंजेस की जरूरत है और वो 2 चेंजेस ये हैं। ठीक है, और यही मेन हमारा चैप्टर है जहां से क्वेश्चन बनता है। ये दो रिफॉर्म्स क्या है, क्यों जरूरी है, इंप्लीमेंट करना आसान है या नहीं, ये सब हम ये 2 रिफॉर्म्स जो यूनाइटेड नेशंस को बदलने की हमने बात करनी है। फिर इंडिया का यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म्स को लेके क्या व्यू है, क्या इंडिया यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बन सकता है, नहीं, वील अंडरस्टैंड, डोंट वरी। और फिर जो हमने एक्चुअली चेक करना है कि क्या एक्चुअली यूनाइटेड नेशंस यूनिपोलर वर्ल्ड को, यूनिपोलर वर्ल्ड मतलब सिंगल डोमिनेंट पावर, यूनि मीन सिंगल, पोलर मीन्स पावर, सिंगल पावर का मतलब कौन है पूरी दुनिया में, यूएसए।
तो क्या यूनाइटेड नेशंस यूएसए को चैलेंज कर सकता है? विल आंसर दिस क्वेश्चन। पिछली बार इसी टॉपिक से क्वेश्चन भी आया था, ठीक है, 6 मार्कर, एंड दैट टू 6 मार्कर, प्लीज अंडरस्टैंड। एंड लास्टली प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूएन, विल अंडरस्टैंड 6 ऑर्गन्स हैं, बहुत सारी एजेंसीज हैं, उनके बारे में, उनके फीचर्स, ठीक है, जो पूछे जा सकते हैं, वो सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। दैट्स इट। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, व्हाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। साथ साथ देखते रहना, लर्न करते रहना। जो ये नोट्स है तुम्हारे सामने स्क्रीन पे, ये नोट्स चाहिए तो जो व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है वहां पे चले जाओ, फ्री रिसोर्सेज वहां पे दिए हुए हैं, ठीक है, दैट्स इट। और वहां पे ही ये सारे नोट्स तुम्हें फ्री में मिल जाएंगे, नोट्स के बाहर एक चीज भी करने की जरूरत नहीं। इज दिस क्लियर? आई होप इट्स क्लियर। लेट अस स्टार्ट देन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का पहला टॉपिक, व्हाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, उसका पहला क्वेश्चन कि क्या जरूरत है और क्यों एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कैसे हेल्पफुल है पूरी दुनिया के लिए या नेशंस के लिए। तो सी दिस यार, कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनेगी, कीवर्ड्स पे फोकस करना है यार। दुनिया में वॉर और पीस के मैटर्स पे कोई बात कर सके? अभी यूएस से इजराइल वर्सेस ईरान प्रॉब्लम चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक यूनाइटेड नेशंस है, इसीलिए है ना कि मैटर्स को सॉल्व करे, है ना। बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग कि अभी वो कुछ बोल ही नहीं रहा है, कोई बातचीत ही नहीं हो रही है। बट द थिंग इज ओरिजिनली काम तो यही है ना। सो मैटर्स ऑफ पीस एंड वॉर के लिए बनाया गया एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है, ऐसे हेल्प कर सकता है पूरी दुनिया को। उसके अलावा सारी दुनिया को बेटर लिविंग कंडीशंस मिले, उसके बारे में बात करे, वो रिसर्च करे और लोगों को अवेयर करे, और फिर लोगों को हेल्प भी करे, कंट्रीज को हेल्प करे कि कैसे और बेटर चीजें कर सकते हो आप अपने कंट्री में, है ना, विद रिस्पेक्ट टू हेल्थ, एजुकेशन एंड ऑल। कीवर्ड्स पे फोकस करो बस। दे हेल्प प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज ऑन हाउ टू कोऑपरेट। भाई कंट्रीज के बीच में कैसे कॉपरेशन बनाया जाए, उस पे इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करना, बताना कि यार लड़ो मत, ट्रेड कर लो, ग्रो कर लो खुद को, लड़ाई करके कुछ नहीं होगा, है ना। और दे प्रोवाइड मैकेनिज्म्स, रूल्स, ब्यूरोक्रेसी। देखो बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं, छोटे कंट्रीज ऑफ अफ्रीका एंड सर्टेन कंट्रीज ऑफ एशिया एज वेल, जिनको कुछ सहायता की जरूरत है पूरी दुनिया में, है ना। अब यार अगर पूरी दुनिया में कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जो उनको मैकेनिज्म होता है यार, कुछ तरीके बता दे, कोई रूल्स बता दे, ब्यूरोक्रेसी प्रोवाइड कर दे। ब्यूरोक्रेसी का मतलब कुछ ऑफिसर्स हो गया, स्किल्ड वर्कफोर्स दे दे। किसी कंट्री में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस नहीं है, उनको बता दे भैया डेमोक्रेसी चाहिए, देखो यार पहले पार्लियामेंट बनाओ, लोगों को अवेयर करो, एक इलेक्शन कमीशन बनाओ जो इलेक्शंस कंडक्ट करवाए, है ना, ये सारी चीजें बनाओ, जुडिशरी एज एन ऑर्गन को क्रिएट करो, कोर्ट्स बनाओ। वो सारे काम कौन करवाएगा, है ना। वो जिस कंट्री को नहीं पता है वो नहीं कर पाएगा, तो कौन प्रोवाइड करेगा ये सारी चीजें, ब्यूरोक्रेसी? ये यूनाइटेड नेशन या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कोई प्रोवाइड करेगा, है ना। ये कीवर्ड्स पे फोकस करके ये 4-5 कीवर्ड्स याद कर लो, क्वेश्चन हो गया। इसमें तो खुद से भी लिख दोगे ना कुछ भी यार, कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्यों चाहिए, दुनिया में शांति बनी रहे, दिस एंड दैट, दैट्स इट, यही चाहिए। फाइन, ये क्वेश्चन हो जाएगा। उसके अलावा यार एक और क्वेश्चन है, ये बहुत बार आया हुआ है कि मतलब देखो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की हम नीड की बात कर रहे हैं, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की नीड एक ये भी है कि आजकल कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो अकेला कोई कंट्री सोल्व ही नहीं कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल कोई डिसीज है, ग्लोबल डिसीज, यार अभी एपिडेमिक आया कोविड-19, एक कंट्री अकेला इंडिया मिलके सोल्व कर लेता क्या? नहीं कर सकता था ना। ग्लोबल वार्मिंग है, एक कंट्री क्या ग्लोबल वार्मिंग को अकेला मिलके डील कर लेगा कि बाकी कंट्रीज ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन करते जाए, इंडिया नहीं कर रहा है, कोई फायदा होगा ही नहीं ना। मिलके करना पड़ेगा काम, कुछ और मैकेनिज्म बनाने पड़ेंगे। सो ये सारे कंट्रीज को मिलके कॉपरेट करना पड़ेगा, तभी चीजें सोल्व हो पाएंगी। एंड देयर स्टैंड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट अभी के समय में कौन सा है? यूनाइटेड नेशंस। बात खत्म, है ना। सो बेसिक, अच्छा, जहां पे बहुत सारे कंट्रीज मिलके काम कर रहे हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल हमने पहले बात करी थी, दो कंट्रीज के बीच का रिलेशन हम उसको बाईलैटरल बोल देते हैं, बाई मीन्स टू,
ठीक है, और बहुत सारे कंट्रीज जब मिलके कुछ करें तो उसको मल्टीलैटरल बोल देते हैं। सो इट्स अ मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस, है ना, इसी को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बोल दो। ठीक है, दैट्स इट। तो ये याद रखो। आई होप इट्स क्लियर। ये दो क्वेश्चंस बेसिकली एक ही क्वेश्चन का पार्ट है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चाहिए क्यों, है ना, बिकॉज बहुत सारी चीजें हैं जो हमें मिलके ही डील करनी पड़ेंगी। कीवर्ड्स, फोकस क्या करना है, तुमने लर्न करना है क्वेश्चन, यार इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कैसे हेल्पफुल है। सर, वॉर एंड पीस के मैटर्स को डील करना हो, बेटर लिविंग कंडीशंस दुनिया को देना हो, लोग कंट्रीज में कॉपरेशन करवाना हो, रूल्स ब्यूरोक्रेसी मैकेनिज्म प्रोवाइड करने हो छोटे कंट्रीज को, यूनाइटेड नेशंस चाहिए। और आजकल तो कुछ ऐसे मुद्दे भी हैं दुनिया के, डिसीजेस, ग्लोबल डिसीजेस लाइक एपिडेमिक्स एंड ग्लोबल वार्मिंग, जिनके लिए मिलके कंट्रीज को कॉपरेट करना पड़ेगा, तभी सोल्यूशन निकलेगा। एंड दैट इज समथिंग वेयर द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाई, है ना। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज यूनाइटेड नेशंस, दैट्स इट। उसके फंक्शंस और ऑब्जेक्टिव क्या है, प्लीज राइट द सेम फंक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव जो किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बना दिया यूनाइटेड नेशन, तो इन्हीं फंक्शंस के लिए बनाया था ना, तो वही यहाँ पे लिख दो, बात खत्म। प्लीज राइट द सेम थिंग, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, वही सब लिखो, बात खत्म। अच्छा, ये इवॉल्व कैसे हुआ, इवोल्यूशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, जो मैंने फर्स्ट क्लास ली हुई है ना एंड ऑफ बाइपोलैरिटी की, उसमें मैंने कुछ ग्लोबल डेवलपमेंट्स बताई थी, वहां पे लीग ऑफ नेशंस की बात करी थी, मगर अभी दोबारा सुन लो। सबसे पहली बात तो लास्ट सेंचुरी में, सो 20th सेंचुरी में जो ग्लोबल डेवलपमेंट एक सबसे बड़ी शुरू में हुई, वो थी वर्ल्ड वॉर वन। एंड वर्ल्ड वॉर वन स्टार्टेड इन 1914 विच एंडेड इन 1918। इतना बड़ा युद्ध हुआ। अब जब बहुत बड़ा वॉर होगा यार, किसी घर पे भी जब बहुत कोई लड़ाई होगी, तो सारे मिलके एक पंचायत लगाते हैं ना कि आगे से ऐसा ना हो, ठीक है ना। तो वही जो पंचायत बनाई गई, जो एक सुपरवाइज करेगा कि पूरी दुनिया में बाद में अब ऐसा कोई वर्ल्ड वॉर ना हो, दैट वॉज लीग ऑफ नेशंस, शांति के लिए लीग ऑफ नेशंस। एंड इट वाज मेड इन 1919। भाई वर्ल्ड वॉर वन कब खत्म हुआ, 18 में, अगले ही साल बना दिया 1919 में लीग ऑफ नेशंस। सो शुरू में बेसिकली वर्ल्ड में अगर एक सबसे पुराने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उसको लीग ऑफ नेशंस बोल सकते हैं। सबसे पुराना तो नहीं बोलेंगे, है ना, उससे पहले भी बहुत सारी ट्रीटीज एंड ऑल हुई है, बट एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह कोई नहीं बनाया था आज तक। 1919 वाज द फर्स्ट टाइम दैट a league of nations like organization was created पूरी दुनिया में। अच्छा, अब ये चलती रही, अच्छे से काम किया फॉर द नेक्स्ट 20 years, बट क्या पता था कि कोई हिटलर जैसा आदमी पूरी दुनिया में घूम रहा है, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर टू भी हो गया। और वर्ल्ड वॉर टू हैपेंड 1939 में, वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट हो गया, 1945 वर्ल्ड वॉर एंडेड। सो 1919 टू 39, 20 साल तो लीग ऑफ नेशंस वाज डूइंग ग्रेट थिंग्स, बट 1939 वर्ल्ड वॉर टू स्टार्टेड। मतलब लीग ऑफ नेशंस का पर्पस क्या था कि ऐसा कोई युद्ध दोबारा ना हो, मगर हो गया, तो लीग ऑफ नेशंस फेल्ड बेसिकली। फिर वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो ऐसी ही ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था यूनाइटेड नेशंस, and it was created in 1945. World War II ended in 45 only, that's why. So League of Nations is predecessor of United Nations. United Nations is a successor of League of Nations. That this is evolution of United Nations. और यही तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, that's it. ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 टू 19, और यू कैन राइट 1914 टू 18, 18 19, कुछ भी लिख सकते हो, दैट्स फाइन, कंप्लीटली फाइन। ऐसा नहीं होता है कि एक कोई दिन था जिस दिन इतना बड़ा वर्ल्ड वॉर एंड हो गया, ठीक है। अगर उसी टाइम लीग ऑफ नेशंस बनाई गई, वो 1919 में बना है, ये गारंटीड है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ 39 टू 45, उसके बाद यूनाइटेड नेशंस बनाया गया। अगर 100 ऑन 100 मार्क्स चाहिए तो बेटा फिर ये वाला एक टाइमलाइन भी जरूर पढ़ के जाना। क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं आएगा, मगर एमसीक्यूज में जरूर पूछा जाएगा, इधर इन क्रोनोलॉजी और इन सम अदर सेंस, ठीक है। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट इफ यू वांट 100 ऑन 100, 95 तक चाहिए, तो फिर तो बेटा थ्योरी जो मैं बता रहा हूँ वो कर लो, फिर टाइमलाइन देखने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ डोंट गेट 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स, मगर इस क्लास में जहाँ 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूँ वहाँ मैं हर चीज़ नहीं करवा सकता हूँ। डेली लाइव बैचेस में ये सब डिस्कस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, ये याद रखो बस। आई होप दिस इज क्लियर। इवोल्यूशन कर रहे हैं हम। अच्छा, उसके बाद अब यूनाइटेड नेशंस की दोबारा अगर हम बात करें कि 1945 के बाद यूनाइटेड नेशंस आगे कैसे इवॉल्व हुआ। स्टार्टेड विद लीग ऑफ नेशंस, लीग ऑफ नेशंस के बाद यूनाइटेड नेशंस 1945। उसके बाद क्या हुआ है देखो, पता लग गया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 में यूनाइटेड नेशंस बना था। पता है भाई, ठीक है। बना कैसे था? 51 नेशंस ने यूनाइटेड नेशंस चार्टर को साइन किया था। इतने सारे कंट्रीज, 51 कंट्रीज गेट टुगेदर एंड दे साइन यूनाइटेड नेशंस चार्टर। इवन राइट नाउ आल्सो इफ एनी कंट्री, न्यू कंट्री wants to be part of United Nations Charter, the country has to sign United want to be part of United Nations, the country has to sign, the head of the state or the government has to sign the United Nations Charter, है ना? Then it will become member of United Nations, although most of the countries are there in United Nations as members, है ना, in General Assembly. Then 2011 तक ये 193 मेंबर स्टेट्स हो चुके थे। देखो शुरू में 51 कंट्रीज, 1945 की बात करें सिर्फ 51 नेशंस they signed UN Charter and that's how United Nations was formed. Till 2011 193 member states were there, and right now also there are 193 member states only, which is almost, which include every country majorly of the world, है ना? This is one thing. अच्छा, इसके अलावा एक, वैसे तो इसके 6 ऑर्गन्स हैं, अभी हम उसकी बात करेंगे, ठीक है, 6 के 6 ऑर्गन्स की। उन 6 ऑर्गन्स में से 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है। ऑर्गन्स क्या होते हैं ध्यान से सुनो यार। हम एक ह्यूमन बॉडी है। व्हाट आर आवर ऑर्गन्स? ये तो हमारे बॉडी पार्ट्स है ना, लिम्स हैं जो हमें विजिबल ही है, विजिबल है बाहर। जो हमारे अंदर है वो ऑर्गन्स है। फॉर एग्जांपल माय हार्ट, माय लंग्स, है ना, एंड अदर किडनी एंड ऑल, वो सारे क्या है? ऑर्गन्स है। एंड विदाउट ऑर्गन्स वी कैन नॉट लिव। ऑर्गन्स आर दैट इंपॉर्टेंट। सो किसी चीज को अगर ऑर्गन बोला जा रहा है मतलब वो उसका अंग है जो बहुत जरूरी है ना, उसकी वैल्यू की बात है। तो 6 ऑर्गन्स है जिसके बिना यूनाइटेड नेशंस फंक्शन नहीं कर सकता है, उसका इंट्रिंसिक पार्ट है वो, जिसमें से 2 सबसे इंपॉर्टेंट है, जनरल असेंबली और एक सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल। और पहले ही बता रहे हैं कि जो जनरल असेंबली है उसमें तो सब बराबर है, सबके पास एक वोट है, मगर सिक्योरिटी काउंसिल में 5 ऐसे मेंबर है, परमानेंट मेंबर है, जिनके पास कुछ एक्स्ट्रा पावर है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। और वो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया एंड चाइना। पहली बात, ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। और ये 5 परमानेंट मेंबर्स क्यों हैं? क्योंकि इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं। बात खत्म। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे पावरफुल यही बचे थे, ठीक है। इसके अलावा सेक्रेटरी जनरल है, एक हेड तो होगा ही ना जो उसको लीड करेगा ऑर्गेनाइजेशन को। और वो सेक्रेटरी जनरल जो अभी का है वो है एंटोनियो गुतरेस। क्या नाम है? एंटोनियो गुतरेस। वैसे तो बहुत सारे पुराने सेक्रेटरी जनरल्स भी तुम अगर याद रख सको तो इट्स फाइन, बट अदरवाइज अभी पहले एक बार ये देख लो यार कि बेसिकली तुम 1995 तक पहुंच जाओ एक बार, है ना। अभी उसमें मत घुस जाना, पहले थ्योरी लर्न कर लो सारी, फिर डिटेल्स में और चले जाना। एंटोनियो गुतरेस अभी जो करंट सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस, और ये है कहाँ के? ये पहले पोर्चुगल का प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं 1995 टू 2002, तो सो ऑब्वियसली ही बिलोंग्स टू पोर्चुगल। और उसके बाद ये यूएन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज भी रह चुके हैं 2005 से 15 तक। एंड दिस यूएन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज इज एन एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस ओनली, ठीक है। मैंने पहले ही बताया यूनाइटेड नेशंस के 6 ऑर्गन्स हैं, ठीक है। उन 6 के 6 की बात करेंगे अभी, मगर ये तो हैं ऑर्गन्स जो बहुत जरूरी हैं। उसके अलावा इसकी कुछ एजेंसीज भी है जिससे कुछ और भी काम करवाते हैं ये, ठीक है। वो बहुत सारे, जिसमें से एक यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज भी है, जो एंटोनियो गुतरेस ही रह चुके हैं पहले। उसके बाद वो सेक्रेटरी जनरल बन गए थे, ठीक है। ये बात याद रखो, बात खत्म। अब देखो तुम्हारे सामने तुम्हें दिख रहा है एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑर्गन्स और एजेंसीज।
वैसे तो ये मैच करने की बात है, मगर मैच आगे करवाएंगे, डोंट वरी। यहाँ पे 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स और कुछ एजेंसीज तुमने बतानी है। वैसे एजेंसीज भी बहुत सारी है, मगर तुमने सिर्फ 6 ही याद रख लो, इतना ही बहुत है, इसके अलावा जरूरत नहीं है कुछ और देखने की। ऑर्गन्स ये 6 हैं, और ऑर्गन्स तो टिप्स पे होने चाहिए 6 के 6। तो मैं बता चुका हूँ, जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। यूएन जनरल असेंबली, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी, यूएनजीए, बात खत्म। उसके अलावा देखो यार, एक इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जिसको इकोसोक बोलते हैं, एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, एक ट्रस्टीशिप काउंसिल और एक सेक्रेटरीट। इसको तो याद ही करना पड़ेगा, पर सर याद कैसे करें? देखो, जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल तो तुम्हें याद करना ही पड़ेगा, और ये तो याद रहेगा ही। जनरल असेंबली इज लाइक पार्लियामेंट, तो इसको ऐसा कर लो जैसे लेजिस्लेटिव विंग होता है ना हमारी किसी भी गवर्नमेंट में, एक एग्जीक्यूटिव विंग भी होता है, जैसे कैबिनेट हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो वो याद कर लो सिक्योरिटी काउंसिल, जो मेन डिसीजंस लेते हैं। और एक जुडिशियल ऑर्गन भी होगा। आई एम नॉट सेइंग दैट जनरल असेंबली इज लाइक लेजिस्लेचर ओनली, मगर एक याद करने का तरीका है। तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, तीन तो यही हो गए, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसके अलावा 3 बचते हैं, एक इकोसोक, ट्रस्टीशिप काउंसिल और सेक्रेटरीट। देखो, एक सेक्रेटरीट कोई लीड करने वाला तो चाहिए, सेक्रेटरीट जिसमें सेक्रेटरी जनरल होगा, फिर ट्रस्टीशिप काउंसिल और इकोनॉमिक, इकोसोक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, बात खत्म। ऐसे याद रख लो ये 6 के 6 ऑर्गन्स, ठीक है। उसके अलावा बचे एजेंसीज। एजेंसीज को कैसे याद करोगे यार? एजेंसीज तो बेटा देख लो एक बार, WHO इतनी बार सुनी हुई है, WHO, यूनिसेफ, यूनेस्को बचपन से देखते आ रहे हो। उसके अलावा UNDP, UNHRC और UNHCR। अभी UNHCR तो अभी तुमने देखा है यार, हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज, जो एंटोनियो गुतरेस खुद थे पीछे। कब से कब तक? 2005 से 15 तक एंटोनियो गुतरेस खुद ही यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज थे, एंटोनियो गुतरेस। एक ह्यूमन राइट्स कमीशन है, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन। इंडिया में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, क्लास 11th में पोल साइंस के बच्चे पढ़ के आए हैं। और इंटरनेशनली यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन है, इंडिया ने उसी से ही इन्फ्लुएंस होकर NHRC इंडिया में बनाया है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है। तो UNHRC, ये 2 हो गए। WHO यार अभी भाई कोविड होके हटा है, WHO की गाइडलाइंस रोज हम सुनते हैं, है ना। फिर यूनिसेफ और यूनेस्को। वन इज इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड एंड वन इज एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और एक लास्ट बचता है UNDP, जो है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, बात खत्म। ये 6 एजेंसीज याद कर लो, और भी बहुत है एजेंसीज मगर तुम्हें याद नहीं करनी है। ऑर्गन्स 6 ही हैं, वो 6 के 6 याद करने हैं जो ऊपर बताया है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब यार आगे बात आती है यार, मैंने बताया कि वैसे तो 6 के 6 ऑर्गन्स के फंक्शंस पता हो तो इट्स बेटर, मगर अक्सर ये 2 ऑर्गन्स के तो क्वेश्चन बार बार आया है, जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल वाला तो देख रहे हो NCERT क्वेश्चन है, ठीक है। और एक जनरल असेंबली के फंक्शंस, दोनों के फंक्शंस क्या है देखो, साथ साथ करवाऊंगा मैं तुम्हें, रीजन ताकि तुम्हें पता लगे कि जनरल असेंबली की खास पावर नहीं है, सिक्योरिटी काउंसिल इज वेरी पावरफुल, ठीक है। सबसे पहले जनरल असेंबली के फंक्शंस देखो, अब अभी के अभी लर्न करना है साथ के साथ, ठीक है, तभी बात बनेगी। साथ साथ वीडियो देखते हो मतलब लर्न हो गए। 3 पॉइंट्स है, क्या क्या 3 फंक्शंस है। सबसे पहली बात देखो, वर्ड्स देखो, UNGA में अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल टुवर्ड्स अ सिचुएशन डिस्टर्बिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। मतलब जनरल असेंबली खुद से कुछ कर नहीं सकती, डिसीजन नहीं ले सकती, डिसीजन नहीं लेती है, क्या करेगी, काम कौन करेगा? सिक्योरिटी काउंसिल, है ना। मतलब जनरल असेंबली कैसे, घर पे एक छोटा बच्चा होता है ना, वो लाए है जनरल असेंबली, उसको कुछ चाहिए होता है, वो डायरेक्टली तो ले नहीं सकता है, तो वो क्या करेगा, जब उसके सामने से गुजर रहा हो ना, तो उसके बारे में बात करना शुरू कर देगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे को यार बुलेट लेनी है, तो मम्मी के पास जाके, पापा के पास जाके रोज बोलेगा कि यार अमित इतना रोज बुलेट लेके आता है स्कूल में, यार मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मैं मतलब पता लग रहा है ना कि ही वांट टू परचेज अ बुलेट, है ना, क्लास 12th में हो गया है, उसको भी अब बाइक चाहिए, ये वो। तो अटेंशन, अट्रैक्ट, अटेंशन सीख कर रहा है कि यार ये जरूरत है, देख लो, लेके आप ही दोगे। सो यही काम जनरल असेंबली का है, मैं अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल कि यार ये मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट इशू है सर, आप थोड़ा ध्यान दे लो, ठीक है। उसके अलावा
देखो कुछ मेंबर्स को चुनता है जनरल असेंबली, अपॉइंट करता है, दैट्स फाइन, मगर वो कौन से मेंबर्स हैं जो खास इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल के जो नॉन परमानेंट है, परमानेंट तो तुम्हें पता है ना, 5 मेंबर्स, P5 मेंबर्स, जो भी हमने पीछे बात करी है, मगर इसके अलावा ना सिक्योरिटी काउंसिल में 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स भी होते हैं, वो भी आगे डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। उन नॉन परमानेंट मेंबर्स को चुनने का किसको काम दिया हुआ है? सिक्योरिटी जनरल असेंबली को। फिर वो ऑर्गन्स जो बिल्कुल काम के नहीं है, जैसे ट्रस्टीशिप काउंसिल, इकोसोक, ये सारों को कौन चूज कर रहा है? जनरल असेंबली। ऑन दी अदर हैंड सिक्योरिटी काउंसिल जो इसके अलावा सब लोग बचते हैं उनको चूज कर रहा है, जो कि असली में इंपॉर्टेंट लोग हैं, उनकी अपॉइंटमेंट सब कौन कर रहा है? सिक्योरिटी काउंसिल कर रहा है। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा रिकमेंडेशंस दे सकता है कुछ चीजों पे इंटरनेशनली, है ना। अब रिकमेंडेशन, अब वर्ड्स देखो सारे तुम, अट्रैक्ट द अटेंशन, रिकमेंडेशंस, इलेक्ट भी करना है तो नॉन परमानेंट मेंबर्स, ट्रस्टीशिप काउंसिल के मेंबर्स, इकोसोक के मेंबर्स, विच आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, सारे बच्चों वाले काम है ना। शेर तो है पर दांत नहीं है उसके, तो क्या कर लेगा वो? कुछ नहीं कर पाएगा, है ना। दिस इज दीज आर द फंक्शंस ऑफ जनरल असेंबली, ऐसे लर्न कर लो। अब सिक्योरिटी काउंसिल के क्या फंक्शंस है, अब देखो। कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मेन काम मैंने क्या बताया था? पीस एंड सिक्योरिटी के मैटर्स को डील करना, और वो काम मेन है किसका? सिक्योरिटी काउंसिल का है। दूसरी बात, यूनाइटेड नेशंस चार्टर में साइन करके आप यूएन के मेंबर बनोगे, और उस यूनाइटेड नेशंस चार्टर में साफ साफ लिखा हुआ है कि आप मेंबर बन रहे हो। ध्यान से सुन लो कि सारे मेंबर स्टेट्स को सिक्योरिटी काउंसिल की सारी बातों को, डिसीजंस को ओब्लाइज करना पड़ेगा। भैया जो सिक्योरिटी काउंसिल ने बोल दिया आपको माननी पड़ेगी। एंड देन सिक्योरिटी काउंसिल टेक्स द लीड इन डिटरमाइनिंग द एक्जिस्टेंस ऑफ अ थ्रेट टू द पीस। भाई पूरी दुनिया में शांति को क्या खतरा है? कोविड-19 खतरा है या नहीं? यूएस रशिया यूक्रेन वॉर खतरा है या नहीं? इजराइल पैलेस्टीन वॉर खतरा है या नहीं? यूएस ईरान वॉर एक दुनिया को खतरा है या नहीं? ये कौन डिसाइड करेगा? सिक्योरिटी काउंसिल। जनरल असेंबली can only attract the attention of the security council, but whether it is a threat or not will be decided by whom? Security council itself। और मेन काम यार, कोई भी बड़ा इशू जो चल रहा है उसको रोका कैसे जा सकता है? एग्जाम्पल के तौर पे रशिया इन्वेडेड यूक्रेन, इसको रोका जा सकता था कैसे, या कम करा जा सकता था, खत्म किया जा सकता था काम को, वॉर को कैसे? मिलिट्री एक्शन के जरिए। अगर यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री एक्शन सैंक्शन कर देता रशिया के खिलाफ तो ये वॉर रुक जाता ना, मगर ये मिलिट्री एक्शन सैंक्शन कौन करेगा? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। मगर सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर बन के खुद रशिया बैठा है, तो क्या रशिया खुद के खिलाफ ये होने देगा? नहीं। चलो नेक्स्ट, यूएसए वर्सेस ईरान, अभी जो करंटली चल रहा है, इसको भी वॉर को रोका जा सकता है मिलिट्री एक्शन सैंक्शन करके। मिलिट्री एक्शन कौन सैंक्शन करेगा? यूएनएससी। मगर उसी यूएनएससी में खुद परमानेंट मेंबर बन के कौन बैठा है? यूएसए। क्या यूएसए अपने खिलाफ मिलिट्री एक्शन सैंक्शन करने देगा? पूरी दुनिया में शांति बनाने के लिए मिलिट्री एक्शन अगर कोई गलत कर रहा है उसके अगेंस्ट लेना पड़ेगा ना भाई, उसको फटकार लगानी पड़ेगी। फटकार लगाने का जिम्मेवारी सिक्योरिटी काउंसिल को है, मगर सिक्योरिटी काउंसिल में खुद वो लोग बैठे हैं जो गलत काम कर रहे हैं, वो अपने खिलाफ कुछ भी ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि उनके पास वीटो पावर है। वीटो पावर क्या है ये हम आगे देखेंगे। यही प्रॉब्लम्स हैं जो रिफॉर्म करने भी है। ठीक है। देन इट रेकमेंड्स द एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर्स टू द सिक्योरिटी काउंसिल। जो भी सिक्योरिटी काउंसिल में अगर कोई नया मेंबर आएगा, रिकमेंडेशंस कौन देगा? खुद सिक्योरिटी काउंसिल देगा। और बड़े बड़े जितने इंपॉर्टेंट लोगों को चुनना है अपने ऑर्गन्स में, जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जजेस हो गए, सेक्रेटरी जनरल खुद हो गया, उसको कौन रेकमेंड करेगा? सिक्योरिटी काउंसिल करेगा खुद से।
रिकमेंडिंग टू द जनरल असेंबली। हाँ, बाद में जनरल असेंबली को अपॉइंट करने का काम दे दिया। कौन चुन कौन रहा है, रिकमेंड कौन कर रहा है? सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है ना। मिनिस्टर्स को अपॉइंट कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट। मगर चुन कौन रहा है, बता कौन रहा है किसको अपॉइंट करना है किसको नहीं करना है? प्राइम मिनिस्टर। यही हाल है सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली का, ठीक है। दैट्स इट। ये दोनों की पावर्स हैं, फंक्शंस हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, पता होना चाहिए, टिप्स पे होने चाहिए। जनरल असेंबली के फंक्शंस, सिक्योरिटी काउंसिल के फंक्शंस। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब यार एक क्वेश्चन आता है, एक टॉपिक आता है, रिफॉर्म ऑफ द यूनाइटेड नेशंस आफ्टर द कोल्ड वॉर। तो यूनाइटेड नेशंस जब बना था, कब बना था बताओ जरा, अभी पढ़ा है? 1945 में यूनाइटेड नेशंस को बनाया गया, ठीक है। और जब यूनाइटेड नेशंस बनाया गया, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था, तो शुरू क्या हो गया था? कोल्ड वॉर। 1945 कोल्ड वॉर started when the whole world was divided into two blocks, one led by USA, the western bloc, the capitalist world, second led by USSR, the socialist bloc, है ना। और इस समय पे यूनाइटेड नेशंस बना था। सो यूनाइटेड नेशंस को जब बनाया गया, इट वाज फॉर्म्ड विद रिस्पेक्ट टू अ बाइपोलर वर्ल्ड, बट 1991 bipolarity ended, cold war ended, united nations is still intact with the similar old provisions and procedures. Isn't it that united nations also needed some changes at that time as well and right now as well? So यही तो तुम्हारा टॉपिक है कि कोल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड नेशंस को रिफॉर्म करने की जरूरत थी, बदलने की जरूरत थी। ऐसा क्या हुआ पोस्ट कोल्ड वॉर? कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद ऐसे क्या दुनिया में चेंजेस आए कि यूएन को भी बदलने की जरूरत पड़े, है ना। तो क्या चेंजेस आए पूरी दुनिया में? भाई कोल्ड वॉर खत्म हो गया, सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया ना, यूएसएसआर गोट डिसइंटीग्रेटेड, यूएसए रिमेन्ड ओनली स्ट्रॉन्गेस्ट पावर। अच्छा, उसके बाद सोवियत यूनियन सोवियत यूनियन का सक्सेसर बना रशिया। अब रशिया और यूएस में उतनी लड़ाई वाले रिलेशंस, कॉन्फ्लिक्चुअल रिलेशंस नहीं रहे जितने पहले हुआ करते थे कोल्ड वॉर के टाइम पे। तो इट वाज अ डायरेक्ट रिवलरी एट दैट टाइम, आइडियोलॉजिकल वॉर, बट डायरेक्ट वॉर, डायरेक्टली एन आइडियोलॉजिकल वॉर वाज देयर। लड़ नहीं रहे हैं, हॉट वॉर नहीं था, बट फिर भी लड़ाई थी ना ज्यादा। अभी उतनी नहीं है यार, है ना। पुतिन और वो मिल रहे हैं आपस में, दैट्स फाइन। अच्छा, उसके अलावा अभी चाइना इज ऑल्सो फास्ट इमर्जिंग अ ग्रेट पावर, इंडिया इज ऑल्सो ग्रोइंग रैपिडली। इंडिया भी ग्रो कर रहा है, चाइना भी ग्रो कर रहा है, एशिया की और इकोनॉमीज भी ग्रो कर रही हैं एट एन अनप्रेसिडेंटेड रेट, जितने ग्रोथ रेट पे आज तक नहीं वो इकोनॉमीज ग्रो किए। फॉर एग्जाम्पल एशिया की और इकोनॉमीज कौन सी हैं यार? आसियान कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशिया, है ना, दैट इंडोनेशिया, मलेशिया, लाओस, कंबोडिया, म्यांमार, वियतनाम, है ना, ब्रूनाई, सिंगापुर, फिलीपींस, थाईलैंड, ये सारे भी तो ग्रो कर रहे हैं। पहले नहीं हो रहा था, ये बदलाव आया है पूरी दुनिया में। इसी वजह से यूएन को भी बदलने की जरूरत है अभी। फिर बहुत सारे नए कंट्रीज भी यूनाइटेड नेशंस का मेंबर बने 1991 के बाद, क्योंकि जो यूएसएसआर का पार्ट थे, यूएसएसआर वाज अ ग्रुप ऑफ 15 रिपब्लिक्स, 15 अलग अलग कंट्रीज हो गए, तो वो सारे कंट्रीज ने ज्वाइन किया ना। इनिशियली इट वाज ओनली यूएसएसआर व्हिच वाज द मेंबर, नाउ 15 डिफरेंट कंट्रीज एंटर यूनाइटेड नेशंस, मेंबरशिप इंक्रीज हो गई ना। और आज पूरी दुनिया के चैलेंजेस कुछ हो रही हैं यार, नए चैलेंजेस आ चुके हैं दुनिया को, जैसे एक जेनोसाइड, सिविल वॉर, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, टेररिज्म, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन होता है बढ़ना, न्यूक्लियर वेपन्स का पूरी दुनिया में इंक्रीज होना। जेनोसाइड होता है नरसंहार, बहुत सारे लोगों को मार देना, एक, है ना, एक ही बार में, है ना, इंटेंशनली। सिविल वॉर विद इन टू कम्युनिटीज या विद इन कम्युनिटीज, एक कंट्री के अंदर वॉर होना, इंटरनल वॉर, दैट इज सिविल वॉर। एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, पार्ट ऑफ दैट ओनली बेस्ड ऑन कल्चर, ठीक है, एथनिसिटी। टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, एपिडेमिक्स, ये सारे नए मुद्दे आ चुके हैं जो पहले नहीं थे। तो यूनाइटेड नेशंस पहले जैसे ही पुराना है, बदलना पड़ेगा, यस, बिल्कुल बदलना पड़ेगा, है ना। So this is something which tells you the importance why United Nations also needed reforms after the end of Cold War. एज इट इज लर्न कर लेना, क्या दिक्कत है, कर लेंगे, लिख देंगे, बात खत्म। और इसीलिए दो ऐसी, अच्छा, इतने सारे चेंजेस हुए, बेस्ड ऑन दैट दो ऐसी रिफॉर्म्स हैं जो यूनाइटेड नेशंस में सारे मानते हैं कि होनी ही होनी चाहिए। बेस्ड ऑन अबव चेंजेस इन द वर्ल्ड, यूनाइटेड नेशंस को ये दो सिस्टम्स में बदलना पड़ेगा, ये दो रिफॉर्म्स खुद में लेके आनी पड़ेंगी, ये सारे मानते हैं।
और यही तुम्हारे अगले 2 टॉपिक्स भी है, ठीक है। सो डिटेल में टॉपिक्स में ही जाते हैं। पहली एक रिफॉर्म है, रिफॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस। ये तो मेन है और इसका मतलब इतना ही है। मुझे पहले ये बताओ, यूनाइटेड नेशंस के स्ट्रक्चर और प्रोसेसेस में दिक्कत कहाँ है? प्रोसेसेस कि कोई डिसीजन लिया जाएगा कि नहीं। मैंने अभी बताया रशिया यूक्रेन वॉर खत्म हो सकता था अगर रशिया के अगेंस्ट मिलिट्री एक्शन सैंक्शन कर देते, मगर करने वाला है सिक्योरिटी काउंसिल। उस सिक्योरिटी काउंसिल में खुद रशिया बैठा है, होने नहीं देगा। प्रोसेसेस में दिक्कत है, और प्रोसेसेस में दिक्कत क्या है कि सिक्योरिटी काउंसिल में खुद वो लोग बैठे हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को रिफॉर्म करना है। पहली रिफॉर्म है ही ये, स्ट्रक्चर और प्रोसेसेस का मतलब है कि सिक्योरिटी काउंसिल को रिफॉर्म कर दो, क्योंकि प्रोसेस सारे सिक्योरिटी काउंसिल में ही खराब है, स्ट्रक्चर सिक्योरिटी काउंसिल का खराब है, क्योंकि 5 परमानेंट मेंबर बैठे हैं जो कुछ भी डिसीजन लेने नहीं दे रहे, क्योंकि वो खुद कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं पूरी दुनिया के इन मैटर्स में, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। सेकेंड इज रिव्यू ऑफ द इश्यूज दैट फॉल विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। अभी हमने बात करी कि इतने सारे नए चैलेंजेस आ चुके हैं, तो यूनाइटेड नेशंस को अपनी जुरिस्डिक्शन बदलनी पड़ेगी। जुरिस्डिक्शन होता है डोमेन ऑफ वर्क, है ना। अभी जेनोसाइड, सिविल वॉर, एपिडेमिक्स एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, इन इश्यूज को भी डील करने के लिए यूनाइटेड नेशंस को पावर देनी पड़ेगी, ऑल्दो है भी, मगर और कुछ मैकेनिज्म्स भी बनाने पड़ेंगे ना। ये होता है इश्यूज, क्या क्या काम यूनाइटेड नेशंस के अंदर आता है, उन इश्यूज को रिव्यू करने की जरूरत है, कुछ चीजें ऐड करने की जरूरत है, कुछ हटा देने की जरूरत है। ये 2 रिफॉर्म्स है जो सारे एग्री करते हैं कि यूनाइटेड नेशंस को बदलनी ही चाहिए, खुद को बदलना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू दीज 2 थिंग्स। बात खत्म। अब पहली वाले रिफॉर्म की डिटेल में बात करते हैं। मैंने ब्रैकेट में ही लिखा हुआ है, फर्स्ट रिफॉर्म इज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को ही रिफॉर्म करना, रिफॉर्म्स रिगार्डिंग स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस, ठीक है। सबसे पहली बात, 1992 में एक रेजोल्यूशन पास किया गया था जनरल असेंबली में, जिसमें ये एक्सेप्ट किया था कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। वो क्या प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई की गई थी सिक्योरिटी काउंसिल में? पहली प्रॉब्लम थी दैट सिक्योरिटी काउंसिल नो लॉन्गर रिप्रेजेंट्स कंटेम्पररी पॉलिटिकल रियलिटीज। बोले आज के समय की जो असलियत है वो सिक्योरिटी काउंसिल रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। कैसे? क्योंकि यूएन के डिसीजंस या सिक्योरिटी काउंसिल के डिसीजन सिर्फ वेस्टर्न वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बोले यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, डोमिनेंस यूएसए की चलती है ना। यूएस, फ्रांस, यूके 3 वेस्टर्न कंट्रीज हैं, ठीक है। तो बोले यहाँ पे इट इज ऑल द डिसीजंस आर रिफ्लेक्टिंग वेस्टर्न वैल्यूज, और कुछ ही पावर्स डोमिनेट कर रही हैं। इट इज डोमिनेटेड बाय ओनली फ्यू पावर्स, इट लैक्स इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन। कोई अफ्रीका से परमानेंट मेंबर है क्या? कोई साउथ अमेरिका से परमानेंट मेंबर है क्या? और एशिया से भी अगर कोई है वो है रशिया और चाइना, मगर साउथ एशिया, वेस्ट एशिया, ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया कोई मेंबर है क्या परमानेंट? इसमें से नहीं है। तो इट लैक्स इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन। 3 प्रॉब्लम सबने एक्सेप्ट किया। इसीलिए अब ध्यान से सुनना, एवरीवन पे अटेंशन। 1997 1st of January, रिमेंबर द ईयर, और उस समय के सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस वाज कोफी आनन। 1997 यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल कोफी आनन। अभी कौन है सिक्योरिटी, अभी कौन है दैट सेक्रेटरी जनरल? अभी पहले बताया मैंने, आई होप यू नो दैट इज एंटोनियो गुतरेस, जो पहले पोर्चुगल के प्राइम मिनिस्टर भी थे और फिर यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज भी रह चुके हैं 2005 से 10 तक। उसके बाद वो 2017 में बने थे सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। मगर 1997 में कोफी अनान थे। कोफी अनान ने यार एक क्राइटेरिया बताया, बोले प्रॉब्लम क्या है? इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, वेस्टर्न वैल्यूज रिप्रेजेंट करते हैं और लोगों को ऐड करना है ना, मतलब तुम ये बोल रहे हो। तो नए लोगों को ऐड करने का एक क्राइटेरिया दे दिया कि यार अगर कोई कंट्री ये क्राइटेरिया फॉलो करता है
तो ही पॉसिबल है। ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ अभी तक, मैं फिर बता रहा हूँ, मगर फिर भी एक डायरेक्शन में आगे बढ़े कि यार देखो ये क्राइटेरिया होना चाहिए कम से कम हर कंट्री में। इफ यू वांट टू बी अ मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, प्लीज चेक दिस वेदर यू आर अ कंट्री लाइक दिस और नॉट। क्या क्राइटेरिया दिया? बोले अगर मेंबर बनना है, सबसे पहली बात तो तुम्हें एक मेजर इकोनॉमिक पावर होना चाहिए, तुम्हारी जीडीपी अच्छी खासी हो, पता लगे खुद भीख मांग रहे हो, यूनाइटेड नेशन का मेंबर बन रहे हो, नहीं चलेगा ऐसे। एक बड़ी मिलिट्री पावर हो यार, बोले मिलिट्री माइट भी होनी चाहिए, है ना। खुद को ही प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे तो दूसरों को कहाँ से प्रोटेक्ट कर लोगे। फिर कॉन्ट्रीब्यूटर टू द यूनाइटेड नेशंस बजट, बोले जितने पैसे यूनाइटेड नेशंस में तुम्हारे बनते हैं, पूरी दुनिया मिलके अगर आप यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हो तो आपको कुछ कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है। बोले अगर आप एक सब्सटेंशियल अच्छा खासा पैसा टाइम पे वो भी दे देते हो यूनाइटेड नेशंस को, तो हाँ ये भी जरूरी है, कंट्रीब्यूशन प्रॉपर देना है पैसा। बोले पॉपुलेशन के टर्म्स में एक बड़ा कंट्री हो, बोले तुम्हारी कुछ 50-60 लाख की पॉपुलेशन हो कंट्री की, 1 करोड़ पॉपुलेशन हो सिर्फ, और तुम्हें यूनाइटेड नेशंस का मेंबर बनना है, कितने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हो? कुछ भी नहीं। बोले कुछ ज्यादा लोग हो तुम्हारे कंट्री में जिनको तुम रिप्रेजेंट करो, तभी कुछ बात बनेगी। फिर डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट करते हो और पूरी दुनिया की डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करते हो, है ना। कंट्री एक डाइवर्स कंट्री होना चाहिए, ये क्राइटेरिया उन्होंने दिया। ठीक है, अब ये क्राइटेरिया वैसे तो बहुत सब्जेक्टिव है, डिबेटेबल है, बट स्टिल ये क्राइटेरिया तुमने याद रखना है। ठीक है, अब बिग इकोनॉमिक पावर, मिलिट्री पावर, कंट्रीब्यूटेड टू द यूनाइटेड नेशंस बजट सब्सटेंशियल अच्छा खासा, फिर एक पॉपुलेशन के टर्म्स में शुड बी बिग, डेमोक्रेसी ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट करते हो, और वर्ड्स डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करते हो। बहुत सारी डाइवर्सिटी तुम्हारे कंट्री में, बहुत सारी है, मतलब एक बेयर मिनिमम तो हो, है ना, कोई होमोजीनियस सोसाइटी ना हो एटलीस्ट, दैट्स इट। ये बोला गया, ये क्राइटेरिया दिया गया किसके द्वारा? कोफी अन्नान। कब दिया गया? 1997 में। हु वाज कोफी अन्नान? द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस इन 1997। ठीक है, अच्छा उसके बाद और प्रॉब्लम की तय में जाते हैं कि प्रॉब्लम है क्यों। तो कॉम्पोजिशन क्या क्या है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, वीटो पावर क्या है, परमानेंट नॉन परमानेंट मेंबर्स क्या है, और वीटो पावर क्यों खराब है, और क्या वो एबॉलिश की जा सकती है या नहीं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है यार ये क्वेश्चन। ठीक है, कॉम्पोजिशन ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तो अभी हम ये समझ लेंगे, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अब देखो जरा कॉम्पोजिशन देख लो। सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। पहली बात जो मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ, 5 परमानेंट मेंबर्स एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स। पहली बात, अच्छा इससे पहले एक चीज और याद रख लो यार, लिख लो प्लीज, एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन। परमानेंट 5 मेंबर्स, इनको P5 कंट्रीज बोलते हैं, ऑल दो ये पहले उसमें आ भी चुका है, अभी के अभी नोट डाउन कर लो साथ साथ। सबसे पहला परमानेंट मेंबर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, उसके अलावा वी हैव चाइना, रशिया, यूके यूनाइटेड किंगडम एंड फ्रांस। ठीक है, अब ये देखो ना, यूएसए नॉर्थ अमेरिका का है, चाइना और रशिया एशिया कॉन्टिनेंट के हैं, यूके फ्रांस यूरोप के हैं। ठीक है, ऐसे याद कर लो, और ये पांचों के पास ही न्यूक्लियर वेपन्स हैं। और ये 5 कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, मगर ऑफिशियल हैं, इनके अलावा भी पूरी दुनिया में 4 और कंट्रीज है जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। ठीक है, बट वो परमानेंट मेंबर्स नहीं है। और ये जो बाकी 4 कंट्रीज हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उन्होंने एनपीटी को भी ट्रीटी को साइन नहीं किया हुआ, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, विल नॉट गो इनटू डिटेल। ठीक है, इन पांचों ने तो एनपीटी साइन की हुई है, मगर इन 4 कंट्रीज ने एनपीटी साइन नहीं करी हुई। ये 4 कंट्रीज जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है मगर वो परमानेंट मेंबर नहीं है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, सबसे पहले इंडिया और एक पाकिस्तान, हमें पता है दोनों के पास ही न्यूक्लियर वेपन्स है ना। लास्ट चैप्टर में हमने किया था, दोनों कंट्रीज टेस्टिंग कहाँ करते हैं, इंडिया न्यूक्लियर वेपन्स न्यूक्लियर टेस्ट कहाँ किया था इंडिया ने? पोखरन में, और पाकिस्तान छगाई हिल्स, ये याद रखो। इसके अलावा कौन से 2 कंट्रीज है जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है?
अभी देख लो, अब आज के बाद भूलना मत। वन इज इजराइल एंड वन इज द मैड गाय विद न्यूक्लियर वेपन्स, नॉर्थ कोरिया, है ना, किम जोंग उन। ये नो कंट्रीज हैं न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज। 5 परमानेंट, 5 मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल एंड 4 आर दीज। ठीक है, दैट्स इट। परमानेंट पूरी जिंदगी याद रख लेना, ठीक है। 5 परमानेंट मेंबर्स पता लग गए, ये वाले 5 परमानेंट मेंबर्स, यूएसए, चाइना, रशिया, यूके, फ्रांस, और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। परमानेंट मेंबर्स की अगर हम बात करें तो इनके पास 2 चीजें हैं जरूरी, वो है एक परमानेंसी, कि परमानेंट ही सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स रहेंगे, ऐसा नहीं है 1-2 साल के लिए रहेंगे। और एक इनके पास वीटो पावर है। वीटो पावर क्या है वो आगे हम डिस्कस करेंगे अभी। इसके अलावा नॉन परमानेंट मेंबर्स है। नॉन परमानेंट मेंबर्स का क्या है, ये सिर्फ 2 साल के लिए चुने जाते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है, और इनके पास एक तो वीटो पावर नहीं है और ये नॉन परमानेंट है। देखो, परमानेंट मेंबर्स के पास परमानेंसी है और वीटो पावर है, नॉन परमानेंट मेंबर्स के पास वो दोनों चीजें नहीं है। ये सिर्फ 2 साल के लिए चुने जाते हैं। दोबारा चुने जा सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल चुने जा सकते हैं, मगर साइमल्टेनियसली नहीं। लेट्स से इंडिया 2021 से 23 तक नॉन परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल का रहा, ठीक है। 23 में हम हट गए तो 23 से 25 दोबारा नहीं बन सकते 2 साल के लिए। उसके बाद हाँ, 23 से 24 नहीं रहे, 2024 में दोबारा भी बन सकते हैं, ठीक है। जस्ट एन एग्जाम्पल, साथ के साथ नहीं बन सकते बस, मगर दोबारा बिल्कुल बन सकते हैं। तो व्हाट इज वीटो पावर, ये देखो। वीटो पावर यार परमानेंट मेंबर्स के पास ये 5 जो हैं, इट्स लाइक अ नेगेटिव वोट। परमानेंट मेंबर्स कैन वोट इन अ नेगेटिव मैनर, इसी नेगेटिव वोट को वीटो बोल देते हैं। नाउ व्हाट इज दिस नेगेटिव वोट, सुन लो जरा। एग्जाम्पल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक रेजोल्यूशन निकला और वो रेजोल्यूशन ये था कि यार रशिया ने यूक्रेन में इन्वेड किया है तो रशिया के खिलाफ मिलिट्री एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। वोटिंग होगी। अब टोटल 15 मेंबर्स हैं, 5 परमानेंट है, 10 नॉन परमानेंट है। इनके पास, पांचों के पास वीटो पावर है, मगर किसी ने वीटो पावर यूज नहीं करी, सबने यस कर दिया। मगर उसमें से एक कंट्री लेट से है जो है रशिया, रशिया ने वीटो यूज कर लिया, मतलब नेगेटिव वोट दे दिया कि नहीं, आई डोंट वांट दिस टू हैपन। सिर्फ रशिया के नेगेटिव वोट से ही वो रेजोल्यूशन खारिज हो जाएगा, because he's a permanent, Russia is a permanent member and it has a veto power, that's it. It has voted in negative manner, that resolution is now void, बात खत्म, ठीक है। इसको हम बोलते हैं वीटो पावर, ठीक है। अब प्रॉब्लम है, इसीलिए तो पूरी दुनिया में कुछ शायद यूनाइटेड नेशंस नहीं कर पा रहा है उस, अब इसको मतलब एबॉलिश करना चाहिए। तो एबॉलिश कर सकते हैं या नहीं, इज इट अ प्रोस्पेक्ट, इज इट इजी टू डू, लेट्स सी दिस। अब कुछ लोग बोलते हैं कि यूएनएससी कैन बी रिफॉर्म्ड बाय चेंजिंग द नेचर ऑफ मेंबरशिप ऑल टुगेदर, मतलब वीटो पावर ही खत्म कर दो ना परमानेंट मेंबर्स की। मगर क्या हम कर सकते हैं कि नहीं, देखो जरा। सबसे पहली बात तो आंसर इज नो, एक्चुअली इट्स नॉट दैट इजी, प्लीज अंडरस्टैंड। अगर हो सकता होता तो हो चुका होता अभी तक। पहली बात तो देयर इज अ रियलाइजेशन दैट परमानेंट मेंबर्स आर अनलाइकली टू एग्री टू सच अ रिफॉर्म। यार परमानेंट मेंबर्स ही ये कर सकते हैं, वीटो पावर को हटा सकते हैं, और क्या कोई खुद की पावर हटा देगा क्या? बिल्कुल नहीं हटाएगा ना। दूसरी बात, ऑल्सो द वर्ल्ड में नॉट बी रेडी फॉर सच अ रेडिकल स्टेप इवन तो द कोल्ड वॉर इज ओवर। यार कहने को ये लगता है कि ये अगर हो गया तो शायद चीजें सही हो जाएंगी, मगर शायद अभी दुनिया इस स्टेप के लिए रेडी नहीं है। उसका भी कारण है। फॉर एग्जाम्पल यार, अगर वीटो पावर ही नहीं रहेगी तो, अगर तुम ध्यान से देखो, यूनाइटेड नेशंस अगर चल रहा है ना, तो उसका एक कारण ये है कि यूएसए और बाकी 5 परमानेंट 5 मेंबर्स अच्छे खासे कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस को, पैसा दिया जा रहा है
अभी चल रहा है। और ये यूएसए, रशिया, चाइना, यूके और फ्रांस क्यों इतना इंटरेस्ट दिखाते हैं यूनाइटेड नेशंस में? क्योंकि इनके पास वीटो पावर है, ये परमानेंट मेंबर है। मगर अगर यही वीटो हटा दिया तो इस इन बड़ी पावर्स का इंटरेस्ट नहीं रहेगा, इंटरेस्ट नहीं रहेगा, पैसा नहीं रहेगा, पैसा नहीं आएगा यूनाइटेड नेशंस को, तो यूनाइटेड नेशंस ही खत्म हो जाएगा। तो सिर्फ एक वीटो पावर खत्म करने से यूनाइटेड नेशंस ही खत्म हो जाएगा, डिसफंक्शनल हो जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं। सो देयर इज अ डेंजर दैट ग्रेट पावर्स वुड लूज इंटरेस्ट इन द वर्ल्ड बॉडी। उनका इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा और उनके सपोर्ट और इन्वॉल्वमेंट के बिना बॉडी विल बी इनइफेक्टिव, यूनाइटेड नेशंस विल बी इनइफेक्टिव। ठीक है। सो रिफॉर्म करना, वीटो पावर हटानी, इट्स नॉट दैट इजी। हमें पता लग गया प्रॉब्लम क्या है ना, और फिर कैसे रिफॉर्म कर सकते हैं, और रिफॉर्म करना इजी है या नहीं, नहीं है, वीटो पावर हटाना इज नॉट इजी। ये थी पहली रिफॉर्म सिक्योरिटी काउंसिल को लेके, है ना। भाई तुम सब लोगों ने फ्यूचर में इंडिया को रिप्रेजेंट करना है यूनाइटेड नेशंस में जाके, यू विल बी द फ्यूचर ऑफिसर्स, है ना। फॉरेन सर्विसेज में जाओगे, इंडिया को रिप्रेजेंट करोगे यूनाइटेड नेशंस में, इन अदर इंटरनेशनल और रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, है ना। डिप्लोमेट्स, ग्रेट ऑफिसर्स, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए ना यार। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नाउ नेक्स्ट इज नेक्स्ट रिफॉर्म। एक रिफॉर्म कर लिया हमने, दो रिफॉर्म्स की बात करी थी। एक था रिफॉर्म्स रिगार्डिंग स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस, जो मैंने लिखवाया था कि जो सिक्योरिटी काउंसिल को ही बदलना है, वो है पहली रिफॉर्म, वो हमने पढ़ लिया। दूसरा है रिगार्डिंग जुरिस्डिक्शन ऑफ यूएन। जुरिस्डिक्शन का मतलब मैंने क्या बताया था कि डोमेन ऑफ वर्क, कि आजकल के नए प्रॉब्लम्स आ गए हैं, तो नई प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए कुछ नए और चीजें ऐड करनी पड़ेंगी, यूनाइटेड नेशंस के काम को बढ़ाना पड़ेगा, है ना। वो भी देख लेते हैं। 60 ईयर्स, सितंबर 2005 की बात है भाई। कब बना था यूनाइटेड नेशंस, जल्दी से बताओ। जब मैं पूछूं कोई सवाल तो पॉज करके एक बार सोच लिया करो, आगे तो मैं लिख ही दूंगा, है ना, विल नॉट वेस्ट टाइम है। 1945। 2005 में आते आते इस ऑर्गेनाइजेशन को 60 साल हो गए थे, सितंबर 2005 में। 60 साल होने के बाद 60 ईयर एनिवर्सरी पे celebrated anniversary, review the situation. Leaders in this meeting decided that following steps should be taken to make UN more relevant in the changing context. बोले यूनाइटेड नेशंस को रेलेवेंट रखने के लिए दुनिया में जो चेंजेस आए हैं उस हिसाब से ये चीजें, चेंजेस यूनाइटेड नेशंस में भी हम करते हैं, वो क्या क्या है। सबसे पहला बोले एक पीस बिल्डिंग कमीशन बनाएंगे। सुनते रहो, ये 4-5 चीजें हैं क्या, दैट्स इट, ये तुमने लर्न कर लेना है। फिर एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी। सुनो जरा एक बार ये पढ़ लो क्या है। इंटरनेशनल कम्युनिटी के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी इन केस ऑफ फेलियर्स ऑफ नेशनल गवर्नमेंट्स टू प्रोटेक्ट देयर ओन सिटीजन्स, है ना, फ्रॉम एट्रोसिटीज। अब मुझे एक बात बताओ यार, जब तक हम किसी चीज की जिम्मेवारी नहीं लेंगे तब तक हम उस चीज को रोकने का ट्राई करेंगे क्या, अगर कुछ गलत हो रहा है दुनिया में तो। बोले कहीं पे भी दुनिया में कुछ गलत हो रहा है किसी कंट्री में, तो जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, तभी तो हम उसको सॉल्व करने की ट्राई करेंगे ना। ठीक है। दूसरी बात, एक ह्यूमन राइट्स काउंसिल बनाएंगे, जो बना भी दिया यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन, एंड इट्स ऑपरेशनल सिंस जून 2006। ठीक है। उसके अलावा एग्रीमेंट्स टू अचीव द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, एमडीजीज। जैसे एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है ना बेटा, वैसे ही एमडीजीज भी है, मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। बोले उनको भी हम ट्राई करेंगे कि अचीव करें। उसके अलावा किसी भी फॉर्म में टेररिज्म अगर होगा पूरी दुनिया में, उसको कंडेम करेंगे। डेमोक्रेसी फंड बनाएंगे कि ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज में डेमोक्रेसी आए। ट्रस्टीशिप काउंसिल को वाइंड अप कर देंगे, क्योंकि मैंने बताया ट्रस्टीशिप काउंसिल किसी काम की नहीं है, जिस पर्पस के लिए बनाया गया था। व्हाट इज ट्रस्टीशिप काउंसिल, पहले तो भूल तो नहीं गए। ऑर्गन है ना, एक 6 ऑर्गन्स बताए थे, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोसोक, है ना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ट्रस्टीशिप काउंसिल एंड सेक्रेटरिएट। तो ये ट्रस्टीशिप काउंसिल इज एन ऑर्गन, जिसकी चीज के लिए बनाया था ना वो काम पूरा हो चुका है, अब इसकी जरूरत नहीं है, तो इसको वाइंड अप कर देंगे।
ठीक है, ये सारी चीजों पे एक्सेप्टेंस, एक एग्रीमेंट किया गया सारे कंट्रीज के द्वारा कि ये करेंगे। ठीक है, तो जुरिसडिक्शन यूनाइटेड नेशंस की, दैट्स हाउ इट वाज चेंज्ड एंड इम्प्रूव्ड। ठीक है, फिर टॉपिक आता है इंडिया एंड यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म्स, इंडिया एंड द यूएन रिफॉर्म्स। अब मुझे एक बात बताओ यार, अभी हमने पीछे एक चीज देखी थी, क्राइटेरिया, कि अगर नया मेंबर ऐड करना है सिक्योरिटी काउंसिल में तो ये सारा क्राइटेरिया पे, वो सारे क्राइटेरिया पे कंट्री खरा उतरना चाहिए, है ना। अब कल को यार अगेन एज आई एम सेइंग कि तुम लोग जाओगे यूनाइटेड नेशंस में इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए, वहां पे सेक्रेटरी जनरल तुमसे पूछेगा, सर तुम यहाँ पे बैठे हो और तुम ये बोल रहे हो, ऑब्वियसली जाके बोलोगे कि सर हमें तो परमानेंट मेंबर बनना है। वो बोलेंगे ऐसा है क्या तुम्हारे कंट्री में जो परमानेंट मेंबर बनना है? तुम बताओगे कि सर 1997 में मिस्टर कोफी अन्नान, द सेक्रेटरी जनरल एट दैट टाइम, गेव a criteria कि if you want to be a member of this permanent member of or member of general assembly you need to fulfill this criteria। तो वो क्राइटेरिया जरा चेक करो हमारे कंट्री में है कि नहीं, हम बता देते हैं आपको, अगर आपको नहीं पता है तो सुन लो जरा। बोले आपने बोला था कि एक बड़ा कंट्री पॉपुलेशन के टर्म्स में होना चाहिए, बोले हम तो पूरी दुनिया की 1/5 पॉपुलेशन है। बोले पूरी दुनिया में 200 कंट्रीज हैं, 200 कंट्रीज में मिला के 800 करोड़ जनता है, मगर हमारे खुद के एक कंट्री में ही अराउंड 150 करोड़ जनता होने वाली है। वी रिप्रेजेंट 1/5 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। फिर बोला, बोले तुमने बोला था कि डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स में मानते हो, बोले हम तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, 150 करोड़ पीपल आर लिविंग इन अ सिंगल डेमोक्रेटिक कंट्री। बोले यूनाइटेड नेशंस के जितने भी इनिशिएटिव होते हैं सब में पार्टिसिपेट करते हैं। हमारा पीस कीपिंग एफर्ट्स, यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग एफर्ट्स, एक चीज जहां पे इंडिया ने बहुत तरक्की करी है, यूनाइटेड नेशंस में बहुत नाम किया है, वो पीस कीपिंग एफर्ट्स हैं। जो अभी पीछे बात करी थी ना, एक पीस बिल्डिंग कमीशन बनाएंगे, या फिर अगर सी किसी भी चीज को रोकना है तो हमने बोला कि मिलिट्री एक्शन को सैंक्शन करना पड़ेगा दूसरे कंट्री के खिलाफ। मिलिट्री एक्शन सैंक्शन करता है सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल सैंक्शन कर नहीं रहा है क्योंकि खुद ही उसमें वो कंट्रीज हैं जो लड़ाई कर रहे हैं, लाइक रशिया और यूएसए, है ना। तो उसकी जगह पे अगर फिर कुछ तो काम करना पड़ेगा, तो पीस कीपिंग फोर्सेस बनाई गई थी। ठीक है, और इन पीस कीपिंग फोर्सेस में अलग अलग कंट्रीज अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, कुछ सोल्जर्स प्रोवाइड करते हैं दुनिया में, अलग अलग कंट्रीज में जाके चीजों को सही करना, सुधारना, शांत करना। ठीक है, उसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा रहता है, वही हम उनको बताएंगे जाके सेक्रेटरी जनरल को, है ना, कि इंडिया को परमानेंट मेंबर बनना पड़े, बनाओ। देखो जरा, फिर बोले थे कि इकोनॉमी अच्छी खासी होनी चाहिए यार, कंट्रीज इकोनॉमिक इमरजेंसी सबको पता है, वी आर द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, है ना। फिर बोला था दैट इट शुड बी, द कंट्री शुड बी अ सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर टू द यूनाइटेड नेशंस फंड, दैट्स ट्रू भाई। आज तक कभी फॉल्टर नहीं किया हमने, पेमेंट बिल्कुल टाइम पे, फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन टू यूनाइटेड नेशंस करते हैं, पूरा पैसा जितना हमारा बनता है हम देते हैं। तो बोले सारे क्राइटेरिया पे तो खरे उतरते हैं, फिर क्यों नहीं बना रहे परमानेंट मेंबर? ठीक है, और जो क्यों नहीं बन पाएंगे हम, बट आर द डिफिकल्टीज, दैट क्वेश्चन इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट अगर इफ यू वांट फुल मार्क्स तो यू शुड बी स्टडिंग दैट फ्रॉम द नोट्स ओनली। जो मेरे नोट्स हैं, यही नोट्स जो मैं अभी तुम्हें दिखा रहा हूँ, वो मगर यहाँ पे 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वहाँ पे सारे हैं। ठीक है, वो तुम वहाँ से करोगे, जिसका लिंक वहाँ पे व्हाट्सएप कम्युनिटी में जो दिया हुआ है, फ्री रिसोर्सेज हैं वहाँ पे, वो तुम्हारे लिंक कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में, वो ज्वाइन कर लो, दैट्स इट। फिर एक क्वेश्चन आता है, यूएन इन अ यूनिपोलर वर्ल्ड, यूनिपोलर मींस वेयर देयर इज डोमिनेंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सिंगल पावर। क्या यूनाइटेड स्टेट्स यूएसए को काउंटर कर सकता है या नहीं? हमें पता लगा था कि भैया यूएसएसआर पहले था एक ग्रेट पावर, मगर वो तो डिसइंटीग्रेट हो गया 1991 में। सेकंड चैप्टर में हमने यूरोपियन यूनियन, आसियान वगैरह कंट्रीज की बात करी, है ना, चाइना की भी बात कर ली, ब्रिक्स की बात कर ली, पता लगा कि किसी के दम की बात खास है नहीं। इसराइल, इसराइल तो खुद ही यूएसए का ही, ज्यादा नहीं बोल सकते। ठीक है, इसके अलावा रशिया, रशिया इज नाउ लेसर पावरफुल, है ना, एज कम्पेयर टू बिफोर व्हेन इट वाज अ ग्रुप इन यूएसएसआर।
फिर हमने साउथ एशियन कंट्रीज की बात करी, हमारे वाले कंट्रीज की, पता लगा किसी में कोई यूएसए को चैलेंज करने का दम तो है नहीं। तो that's why now we were talking about United Nations, that United Nations whether it can challenge USA's dominance, आंसर अभी भी सीधा सीधा नो ही है, वही हमने बता देना है। देखो जरा, बोले सोवियत यूनियन के बाद यूएसए इज द ओनली सुपर पावर नाउ, और उसकी मिलिट्री इकोनॉमिक पावर अलाउ इट टू इग्नोर यूएन और एनी अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। नहीं फर्क पड़ता यूनाइटेड नेशंस का भी उसको, यूएसए को कोई डर है क्या? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को नहीं है। ईरान में जाके स्कूल पे इतने सारे स्कूल गर्ल्स को मार दिया है ना, and all whatever the things are happening in the global world, we know that United States of America do not fear even United Nations as well, है ना। देखो जरा कैसे डरेगा भी क्यों, देखो जरा तुम्हें समझ आएगी यार। यूनाइटेड नेशंस के अंदर यूएसए का प्रभाव इतना ज्यादा है, रीजन भाई 22% पैसा यूनाइटेड नेशंस में यूएसए दे रहा है। क्लोज टू 200 कंट्रीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो एक कंट्री के हिस्से अगर टोटल 100% पैसा जा रहा है, तो एक कंट्री के हिस्से 200 कंट्री हैं तो कितना आएगा? 0.5% पैसा कंट्रीब्यूशन। मगर यूएसए अकेला 22% पैसा दे रहा है, मतलब 44 टाइम्स ज्यादा दे रहा है ऑन एन एवरेज टू अदर कंट्रीज। वो कंट्री दूसरे कंट्रीज से 44 टाइम्स ज्यादा पैसा दे रहा हो तो सुनेगा क्या किसी और कंट्री की, या यूनाइटेड नेशंस की भी खुद की सुनेगा क्या? भाई 22% पैसा अकेला यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दे रहा है यूनाइटेड नेशंस में। और फिर यूनाइटेड नेशंस के खुद के हेडक्वार्टर्स ही कहाँ पे हैं? न्यूयॉर्क सिटी में है। अब यार जब आप हो ही, यूनाइटेड नेशंस खुद है ही यूएसए में, फिजिकली प्रेजेंट ही वहां है। यहाँ वॉशिंगटन लिखा है तो ये मत समझ लेना कि नहीं सर वॉशिंगटन डीसी है हेडक्वार्टर्स, तो नहीं। जब वॉशिंगटन की बात कर रहे हैं, क्या लिखा है? गिव्स वॉशिंगटन एडिशनल सोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस। वॉशिंगटन का मतलब यहाँ यूएसए है, यूएसए इज कैपिटल इज वॉशिंगटन। व्हेनेवर इट इज रेफरिंग दैट वॉशिंगटन को एक्स्ट्रा पावर मिलती है क्योंकि हेडक्वार्टर्स खुद यूएसए न्यूयॉर्क सिटी में है, मतलब वॉशिंगटन का मतलब यूएसए है ना। स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स कैपिटल ओनली, नो। व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर्स ना, उसमें लिखा होता है that New Delhi has got advantage on this, Washington has got advantage on this, है ना। और London is at back foot, London means UK, this England, ठीक है। That's how you need to understand. हेडक्वार्टर्स का है न्यूयॉर्क सिटी में। फिर वीटो पावर अलग से है, तो यूएसए अपने खिलाफ कुछ होने नहीं देगा, ठीक है। उसके अलावा सेक्रेटरी जनरल को चूज करने में भी यूएसए का बहुत बड़ा रोल रहता है, ठीक है। और इन्हीं सारी पावर्स को यूज करके यूएसए पूरी दुनिया में स्प्लिट करता रहता है पावर की। कोई इतनी बड़ी पावर खड़ी ना हो जाए हमारे खिलाफ जो हमें हमारी डोमिनेंस को चैलेंज कर पाए, हमारे ओपोजिशन में कोई ऐसा आना नहीं चाहिए। दिस इज एक्चुअली वन ऑफ द रीजंस व्हाई यूएसए हैज entered into this war or started this war with Iran, है ना, because Iran was not listening to USA, है ना। ईरान, यूएसए वांट टू कंट्रोल कंप्लीट वेस्ट एशिया, एंड इन वेस्ट एशिया मींस द अरेबियन कंट्रीज, उन सारे अरेबियन कंट्रीज में, गल्फ कंट्रीज में ईरान वाज द ओनली वन व्हिच वाज काउंटरिंग द व्हाटएवर वाज बीइंग सेड बाय यूएसए, एंड यूएसए डोंट वांट एनी ऑपोजिशन टू इट, दैट्स व्हाई इट एंटर्ड ईरान, अटैक्ड ईरान। रीजन कुछ भी बना ले वो कि ईरान इज ट्राइंग टू मेक न्यूक्लियर वेपन्स, दिस एंड दैट, बट नो, ऑल आर फॉल्स। अल्टीमेटली यूएसए डोंट वांट एनी ऑपोजिशन टू इट्स डोमिनेंस। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। अभी वॉर नहीं समझना है, बट दिस इज हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। यू आर स्टडिंग इंटरनेशनल रिलेशंस नाउ, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। दुनिया की चीजों को समझोगे ना साथ साथ, अभी जो क्या हम पढ़ रहे हैं और क्या उससे लिंक बनता है। Therefore, United Nations is not a great balance to the United States. यूएसए की पावर को चैलेंज यूनाइटेड नेशंस भी नहीं कर सकता, ये हमने इस सवाल से समझा। इसका मतलब क्या है कि यूनाइटेड नेशंस को खत्म कर दें, हटा दें, बिल्कुल बेकार है यूनाइटेड नेशंस? नहीं। यूनाइटेड नेशंस इसलिए बनाया ही नहीं गया था ना कि वो यूएसए को काउंटर कर सके, बनाने का कुछ और पर्पस था ना। सो उसके बावजूद क्यों यूनाइटेड नेशंस इंपॉर्टेंट है, आज भी नेसेसरी है,
वो क्वेश्चन ही लास्ट ईयर आया भी था 5 मार्क्स में, 6 मार्क्स में, अभी देखो क्या है। एंड इट्स एन एनसीईआरटी क्वेश्चन एज वेल, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यूनाइटेड नेशंस फेल हो चुका है, दुनिया में वॉर नहीं रुक रहे हैं भाई, मिजरीज मिजरीज रिलेटेड मिजरीज कुछ नहीं रुक रहा है यार, एपिडेमिक्स भी आ रहे हैं, वॉर्स भी हो रहे हैं, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट भी हो रहे हैं, सब हो रहा है, बट स्टिल यूनाइटेड नेशंस को कंटिन्यू करना पड़ेगा, इट्स इंपॉर्टेंट। क्यों? एंड एवरीवन, एवरी नेशन वांट्स इट्स कंटिन्यूएशन, रीजन बीइंग, चेक करो जरा, कुछ तो काम कर ही रहा है ना, पॉजिटिव थिंग्स भी तो होंगे कुछ, क्या है? जितना मर्जी क्रिटिसाइज कर लो, बट स्टिल पीपल और यूएस लीडर्स do see the organization as serving a purpose in bringing together 190 nations in dealing with the conflict in social economic development। भाई दुनिया के 190 कंट्रीज को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा ला तो रहा है ना यूएन। घर में 10 लोग होना रह नहीं सकते, लड़ाई हो जाती है। 190 देश, 800 करोड़ के करीब जनता को रिप्रेजेंट करने वाले 190 देश एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे अगर खड़े हैं तो वैल्यू है ना यार उसकी। As for the rest of the world, UN provides an arena in which it is possible to modify US attitudes and policies। यूएसए को काउंटर नहीं कर पाएंगे, चैलेंज नहीं कर सकते उसकी डोमिनेंस को, मगर यार 190 देश अगर एक बात बोल रहे हैं तो यूएसए को प्रेशर तो डलेगा ना, उसका एटीट्यूड तो कम होगा, उसको बदला तो जा सकता है। अगर उसकी कोई डोमिनेंट पॉलिसी है, प्रेशर डाल के उसको मॉडिफाई तो किया जा सकता है ना, और वो हो भी रहा है। अंडरस्टैंड दिस, ठीक है? So while rest of the world is rarely united against Washington and while it is virtually impossible to balance USA's power, बोले यूएसए की पावर को बैलेंस करना तो आसान नहीं है, बट स्टिल यूनाइटेड नेशंस प्रोवाइड अ स्पेस जहां पे यूएस एटीट्यूड्स को बदला जाता है, शेप किया जाता है, चेंज कर सकते हैं, दैट इज द थिंग, ठीक है, जो हम पहले बात कर चुके हैं। एंड अगेन यार देखो जरा, जैसे जैसे पूरी दुनिया के कनेक्शंस और लिंक्स बढ़ रहे हैं सोसाइटीज में, इंटरडिपेंडेंस एक दूसरे पे बहुत ज्यादा बढ़ गई है, हर एक कंट्री की आपस में इंटरडिपेंडेंस बढ़ गई है ना? मतलब एक कंट्री पे वॉर हो रहा है ईरान में या फिर अदर गल्फ कंट्रीज में, है ना, बट पूरी दुनिया को सफर करना पड़ता है बिकॉज ऑफ द ऑयल ट्रेड एंड ऑल, है ना? और हमारे बहुत सारे लोग दुबई में फंस गए, बहुत सारे लोग ईरान में भी हैं, बहुत सारे लोग दूसरे कंट्रीज में भी हैं, तो वी हैव अ डायस्पोरा और एनआरआईज लिविंग देयर ओनली, नो? तो इंटरलिंक्ड सिचुएशन हो चुका है, इंटरडिपेंडेंस हो चुका है आजकल हर एक कंट्री में। तो ऐसे माहौल में वी कैन नॉट इमेजिन कि 7 बिलियन पीपल के करीब, मतलब 700 करोड़ जनता पूरी दुनिया की, जो अब 800 करोड़ के करीब भी होने वाली है, वुड लिव टुगेदर विदाउट एन ऑर्गेनाइजेशन सच एज यूएन। यार 10 लोग घर में हो, हम चाहते हैं कि कोई एक लीडर हो, क्लास में 40 स्टूडेंट्स, हम चाहते हैं एक टीचर हो, एक प्रिंसिपल हो। तो दुनिया में 700 करोड़ जनता को एक ऊपर कोई तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए ना। वी कैन नॉट इमेजिन आवर वर्ल्ड राइट नाउ विदाउट एनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एंड राइट नाउ इट इज यूनाइटेड नेशंस ओनली। और जैसे टेक्नोलॉजी और इम्प्रूव हो रही है और प्लानिटरी इंटरडिपेंडेंस बढ़ रही है यार एक दूसरे के ऊपर, हमारी इंटरडिपेंडेंस, तो यूनाइटेड नेशंस की जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ेगी ही, कम तो नहीं होने वाली है फ्यूचर में भी। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस। In future we'll have certain other issues like artificial intelligence, cyber attacks and all. How to deal with that? We need an international organization and United Nations will serve that purpose for us. I am hopeful for that. कोविड-19 आया, WHO ने कुछ गाइडलाइंस दिए ना, वैक्सीन्स को कैसे एक जगह दूसरी जगह भेजना है बताया है ना, सब चल ही रहा है, कुछ तो फायदा हो रहा है। It's great, that's it. You cannot say that रिमूव कर दो, बिल्कुल ही नहीं। That's it. This was the chapter. इसके अलावा ना नोट्स तुम ले लो यार, ठीक है, चाहे कमेंट करके बता दो, ठीक है, या फिर इसी नंबर पे जो ऊपर दिया हुआ है ना, पीडी क्लासेस लिखा हुआ है देखो हेडर में, यहाँ पे मेरे को टेक्स्ट कर दो व्हाट्सएप पे, आई विल गिव यू द नोट्स, फ्री एक्सेस ऑफ ऑल द नोट्स और बाकी भी रिसोर्सेज जितने भी हैं। तो वहां से तुम एक ये काम कर लेना, लास्ट में बिल्कुल प्रिंसिपल ऑर्गन्स और कुछ एजेंसीज के ना फंक्शंस बताए हुए हैं, हो सकता है यार कोई 2 या 4 नंबर में क्वेश्चन इस पे भी आ जाए, तो तुम्हें पता हो, इट्स बेटर, ठीक है, लास्ट में करना है। और वैसे तो एज इट इज लर्न करने की जरूरत नहीं, मैं तरीका बताता हूँ एक। देखो जनरल असेंबली सिक्योरिटी काउंसिल तो हमने क्वेश्चन नंबर पहले वालों में कर लिए, ठीक है, पिछले क्वेश्चन में हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 और 11 जो अभी वाले क्वेश्चन है, 8 11 नहीं है, 11 तो ये है, देखो जो ओरिजिनल नोट्स है उसमें क्वेश्चन नंबर 8 और 11 तुम्हें मिल जाएगा। तो ये जनरल असेंबली सिक्योरिटी काउंसिल तो हम फंक्शंस कर चुके हैं, बट उसके अलावा इकोसोक, ट्रस्टीशिप काउंसिल, सेक्रेटरीट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये सब
कर लेना ये चारों ऑर्गन्स डिटेल में एक बार, ठीक है, ये लर्न कर लेना है, बस बात खत्म, चैप्टर 2 में पूरा समझ आ चुका है। उसके अलावा जितनी एजेंसीज है ना उसके फंक्शंस एज इट इज लर्न करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मतलब देखो अगर आ गया कि यूनेस्को के फंक्शंस बताओ, तो इट इज एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फिर एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन तुम्हें ये कीवर्ड्स उसके क्या फंक्शन होंगे उसके खुद के एब्रीविएशन में मिल रहा है, उसके खुद के फुल फॉर्म में मिल रहा है। एजुकेशन कल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, तो एजुकेशन साइंस और कल्चर की बात कर दो, 3 पॉइंट्स तुम्हारे यही हो जाएंगे, है ना। हेडक्वार्टर्स तुमने याद रखने हैं, इसके हेडक्वार्टर्स पेरिस में है, फ्रांस में है। कल्चर की बात है यार, कल्चर पेरिस इज रिप्रेजेंटिंग कल्चर, थोड़ा सा ऐसे लिंक कर लो, मतलब है ना, कल्चरली इज वेरी रिच पेरिस, नो, वहाँ वो मोनार्की का हेरिटेज इज ऑल्सो देयर, नो, फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑल्सो हैपेंड, तो वो थोड़ा ऐसे लिंक कर लो। ये यूनिसेफ इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड और चिल्ड्रंस फंड, तो चिल्ड्रंस फंड के ऊपर लिख दो यार, बच्चों की बात करो, ठीक है। इसके हेडक्वार्टर्स देख लो न्यूयॉर्क में है, यूनाइटेड नेशंस के भी खुद के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, और ये यूनिसेफ के भी। फिर WHO हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, सो हेल्थ से रिलेटेड बातें लिखो, बात खत्म। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो लेबर से रिलेटेड बातें लिखो, हेडक्वार्टर लर्न कर लेने हैं। IAEA is something which is technical which you need to understand, it is International Atomic Energy Agency। इसका क्या काम है सुन लो फटाफट से बस। IAEA International Atomic Energy Agency, what does this work is, what is its work basically is, देखो पूरी दुनिया में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का यूज तो हो रहा है, न्यूक्लियर टेक का यूज दो चीजों में हो रहा है, एक तो सिविलियन पर्पसेस के लिए, न्यूक्लियर एनर्जी का सिविलियन पर्पसेस होते हैं कि लड़ाई के लिए नहीं, इंडस्ट्रीज लगा के एनर्जी को यूज करना है ना। पहले क्लास 9th 10th में पढ़ के आए ना, 10th में आ रहे चैप्टर दैट क्या कहते हैं एनर्जी रिसोर्सेज। सो एनर्जी रिसोर्सेज में एक नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है न्यूक्लियर एनर्जी, तो उस न्यूक्लियर एनर्जी को हार्नेस करके यूज किया जाता है, इंडस्ट्रीज लगाते हैं, ठीक है। मगर सिविलियन पर्पसेस के अलावा देयर इज अ मिलिट्री पर्पस एज वेल, वो है वेपन्स, ठीक है ना। अब वेपन्स जो हैं वो तो सिर्फ परमानेंट 5 मेंबर्स को अलाउड है, उसके अलावा जो 4 कंट्रीज मैंने और बताए, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल एंड नॉर्थ कोरिया, जो उनके पास बट अनऑफिशियली, दैट्स फाइन। बट उसके अलावा कोई और कंट्री न्यूक्लियर एनर्जी का यूज मिलिट्री वेपन्स बनाने के लिए नहीं करे, सिर्फ सिविलियन पर्पसेस के लिए करे, वो तो सब करेंगे ना। मगर ये चेक कौन करेगा कि यार वो न्यूक्लियर एनर्जी से कोई वेपन्स नहीं बना रहा है, ये काम IAEA करेगा, वो इंस्पेक्शंस करता है पूरी दुनिया में जाके, ठीक है, कि क्या कोई कंट्री अपनी न्यूक्लियर एनर्जी का यूज वेपन्स बनाने में तो नहीं कर रहा है, सिर्फ सिविलियन पर्पस के लिए कर रहा है ना, दिस विल बी चेक्ड बाय IAEA, बात कर। फिर देन देयर इज UNCTAD, यूनाइटेड नेशंस, दिस इज ये क्या है यार, दिस इज ट्रेड एंड डेवलपमेंट, बेसिकली यूनाइटेड नेशंस काउंसिल ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है, एक ये याद रखो। उसके अलावा यू हैव IMF एंड वर्ल्ड बैंक आर 2 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल होता है उधार देने वाले, ठीक है। अब यही तुम कंफ्यूज होते हो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सर ये भी तो ट्रेड की बात कर रहा है, कुछ मनी से रिलेटेड है, ऐसा नहीं होता है, ट्रेड इज ट्रेड, कि पूरी दुनिया में ट्रेड रूल्स सेम चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, या इक्वली सबके लिए फेवर में है, ऐसा तो नहीं किसी एक ग्रुप के फेवर में है, वो इंश्योर करना, और वर्ल्ड ट्रेड फ्रीली हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो ये देखता है। वर्ल्ड बैंक एंड IMF आर बेसिकली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, वो याद रखोगे। अच्छा WTO में एक और बात ये याद रख लेना यार कि इट वो सेटअप इन 1995, तो बहुत लेट बना है ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, पहले ये GATT हुआ करता था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स, ठीक है। ये पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, तभी कह रहा हूँ इसके बहुत डिटेल्स में मत जाना, एक क्वेश्चन 2 या 4 नंबर का, 2 का ही होगा वैसे, वो पूछा जाएगा कि कोई 2 फंक्शंस बता दो किसी इनके, एक कोई ना कोई एजेंसी ऑर्गन पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो उसमें तुम उसके नाम से ही रिलेट करके कोई 2 फंक्शंस लिख देना, ठीक है। इफ यू वांट टू गेट फुल मार्क्स तो फिर एज इट इज पूरे पूरे लर्न कर लो और हेडक्वार्टर्स भी देख लो, बट 95 96 तक अगर चाहिए बहुत ज्यादा मेहनत, फॉर एग्जांपल FCA, सबको अपना अपना लेवल पता होता है,
100 मार्क्स वाले बच्चों को तो लर्न करना ही पड़ेगा, दिस नो अदर ऑप्शन। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मत करो, अगर 100 नंबर चाहिए तो ये डेफिनेटली हैव टू डू दिस। और जो डेली लाइव क्लासेस थी मेरी बैचेस ऑनलाइन में, उसमें सारा मैं करवा ही चुका हूँ एक एक करके डिटेल में। बट अभी के लिए मतलब अभी डिटेल में जाना, बिकॉज हैव टू कंप्लीट ऑल द सिलेबस इज वेल नो, तो उसका कोई फायदा नहीं है। नाम देख लो, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आ गया, सो ट्रेड रूल्स बनाता है, ट्रेड इंश्योर करता है दैट फ्रीली पूरी दुनिया में हो रहा हो, है ना, किसी एक रीजन को ज्यादा फेवर ना करे, किसी एक को कम ना करे, वो सारी बातें लिख दो कि 2 नंबर मिल जाएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है, दैट्स इट। 2 एनजीओज हैं, एक एमनेस्टी इंटरनेशनल और एक ह्यूमन राइट्स वॉच। ये दोनों के दोनों ही ना ह्यूमन राइट्स के ही ऊपर एनजीओज हैं, ह्यूमन राइट्स के लिए ही बनाए गए हैं, ठीक है। तो ह्यूमन राइट्स की ही बातें लिख दो कि दोनों के दोनों रिसर्च करते हैं कि कहाँ कहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, फिर उसके ऊपर रिपोर्ट्स निकालते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं, सेमिनार्स करते हैं कि ह्यूमन राइट्स, वाई ह्यूमन राइट्स आर इंपॉर्टेंट, ये सारी बातें। और एक और चीज याद रखो कि एमनेस्टी इंटरनेशनल के हेडक्वार्टर हैं लंदन में, लंदन यूके में, और ह्यूमन राइट्स वॉच इज बेस्ड ऑन यूएसए, ये याद रखो बस, ये यूएस बेस्ड है, बात खत्म। और ये यूके बेस्ड है, ये लंदन में है, बात खत्म। दोनों के हेडक्वार्टर्स भी याद हो गए, और काम जो मैंने बताया ह्यूमन राइट्स के ऊपर रिसर्चेस करना, ग्लोबली चेक करना, रिपोर्ट्स तैयार करना, लोगों को अवेयर करना, सेमिनार्स करना, बात करना, ये सब बातें लिखो, दैट्स हाउ यू विल गेट मार्क्स, ठीक है। मगर यहाँ तक जो ये मैंने 11 क्वेश्चंस बताना है टिप्स पे होने चाहिए, you'll get full marks from this chapter as well. This chapter is also completed, all the very best. Again I'll repeat, जो 100 मार्क्स वाले स्टूडेंट हैं बेटा, टेस्ट सीरीज जो मैंने बताई है ना, अभी मैंने एक वीडियो भी बनाई है, जाके देख सकते हो। क्लास 10th का जो भी सीबीएसई बोर्ड पेपर हुआ है, एवरी क्वेश्चन वाज फ्रॉम दिस टेस्ट सीरीज ओनली एंड द नोट्स, ठीक है। तो ये टेस्ट सीरीज के बाहर से कुछ आने वाला नहीं है, ठीक है। यू विल डू दिस, दैट विल एक्चुअली बेनिफिट यू, ठीक है। सो दिस इज डिजाइंड इन सच ए मैनर, ठीक है, दैट्स इट। इफ यू वांट टू परचेज इट, 26 जनवरी मैंने बताया पहले, मेरी रिपब्लिक डे वाले दिन पहले लॉन्च की थी, तब से लेके पूरा फरवरी मेरा आंसर शीट्स चेक करने में गया, दैट मच स्टूडेंट्स हैव परचेज दिस, ठीक है। अभी 13-14 दिन बचे हैं। अगेन इफ यू वांट टू प्रैक्टिस सर्टेन थिंग्स यू कैन परचेज दिस, ठीक है। और अगेन जो या तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, बता देना इफ यू वांट टू परचेज दिस, या फिर मुझे सीधा इस नंबर पे टेक्स्ट कर देना, एंड आई विल गिव यू द एक्सेस एंड देन यू कैन पे फॉर दिस, दैट्स इट, ठीक है। जो फ्री रिसोर्सेज हैं वो चाहिए तो नोट्स एंड ऑल वो तुम ले लेना, वो व्हाट्सएप कम्युनिटी में लिंक का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बस दैट्स इट, ठीक है। विद दैट नोट, ऑल द वेरी बेस्ट। अभी 12-13 दिन बचे, अच्छे से पढ़ लो।